तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एस्ट्रोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक है यूनिवर्स और उसके अंदर था ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि इस यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं। उसमें से तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज, दैट इज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी जो बेस है बिग बैंग थ्योरी का, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के पीछे का एक अपना बैकग्राउंड रहा है। 1920 में एडविन हबल पहली बार ये हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक टेलीस्कोप की मदद से अपनी गैलेक्सी और अपनी नियरेस्ट गैलेक्सी है दैट इज एंड्रोमेडा, उसकी स्टडी की और इसमें यूज किया उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने में डॉपलर इफेक्ट का। क्या होता है वो कॉन्सेप्ट और ऐसे कौन से अदर एविडेंसेस हैं जो इस बात को और ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके उनको आज पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट जानना है वो जानना है हबल्स लॉ के बारे में। और हबल्स लॉ जानने से पहले हमें पता होना चाहिए डॉपलर इफेक्ट के बारे में, यानी डॉपलर प्रभाव के बारे में। तो एक्चुअल में ये आप डॉपलर इफेक्ट बेसिक क्लासेस 11th-12th में आप लोग साइंस में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और 9th-10th में भी शायद यूज हो जाता है इन कॉन्सेप्ट्स का। तो यहाँ पर क्या है कि डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, इसको पहले जरा समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी जो हमारे पास सोर्स होता है वो चाहे लाइट सोर्स हो या फिर साउंड का सोर्स हो, उससे क्या होती है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उससे वेव्स निकलती हैं और वो वेव्स की अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब उनकी एक अपनी क्या होती है, फिक्स फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है, निश्चित आवृत्ति होती है। जैसे कि अगर मैं इस बोर्ड पर एक टिक ऐसे ऐसे करूं तो ये सेम टाइप की आवाज आपको क्या करेगा, प्रोड्यूस करके देगा। गिटार पे आप एक स्ट्रिंग पर कुछ भी बजाते हो तो वो सेम आवाज ही आपको देता है, बस बजाने के तरीके से अलग तरीकों से क्या होता है, आप किसी भी रिद्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डॉपलर इफेक्ट के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, ये बात अक्सर हम डेली टू डेली लाइफ में फील करते हैं। इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए उस पीली पट्टी के पीछे, ठीक है, पीली पट्टी के आगे मत जाइएगा, उस पीली लाइन के पीछे आप क्या है, खड़े हुए और कोई ट्रेन आपकी तरफ हॉर्न बजाते हुए आ रही है। ड्राइवर का माथा सटक गया, उसने कसम खाई है कि आज पूरे रास्ते में हॉर्न बजा के चलूंगा, ठीक है। ड्राइवर ने क्या किया, हॉर्न बजाना चालू किया और आपकी तरफ ट्रेन आ रही है। तो जैसे जैसे ट्रेन आपके नजदीक आती है आपको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसा आपको फील होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है, मतलब आपकी तरफ आने वाला, आसान शब्दों में बोले, जो शोर है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है जैसे जैसे ट्रेन आपके पास आती है। ड्राइवर का माथा तो सटका ही था, उसने कहा मैं आपको नहीं बैठा लूंगा। वो क्या कहा मैं ट्रेन भगा के लेकर चला जाऊंगा। ट्रेन भगा के आगे लेकर जाने लगा, हॉर्न बज रहा था और जैसे जैसे ट्रेन आपसे दूर जाएगी, ट्रेन से आने वाले हॉर्न की आवाज, यानी भाई जो शोर जो आप कह रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, स्लो होने लगेगा। ये तो आपके लिए कंडीशन रही, क्योंकि इसमें जो साउंड सोर्स है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन उस ट्रेन के अंदर बैठा जो ड्राइवर है, जिसका तो माथा सटका हुआ है, हॉर्न बजाने का मन है, उसके बगल में एक शरीफ सा आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका भाई है, ठीक है, छोटा भाई। वो शरीफ सा बच्चा जो है उस ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ है। तो वो पूरे रास्ते उसको साउंड क्या होगा, एक ही जैसा सुनाई देगा, सेम फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा। लेकिन आपको क्या हो रहा था, जैसे जैसे पास आ रही थी साउंड तेज सुनाई दे रहा था और जब चीज आपसे दूर जा रही थी तो साउंड कैसा सुनाई दे रहा था, आपको स्लो सुनाई दे रहा था। तो ये चीज अपियरेंट होती है, यानी आभासी होती है। ऐसा आपको आभास होता है, अपियर होता है, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है कि जब भी कोई साउंड सोर्स या लाइट सोर्स आपके नजदीक आएगा तो नजदीक आने पर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई फील होगी और जब वो आपसे दूर जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको घटती हुई फील होगी। और यहां पर है आप प्यारे से मुस्कुराते हुए, एकदम ललन टॉप आदमी, है ना। अब यहां पर क्या है कि आपके नजदीक आ रही है, तो यानी अगर कोई आपकी तरफ अप्रोच करता है, क्या कर रहा है, साउंड सोर्स या लाइट सोर्स अप्रोच कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ती हुई फील होगी, ठीक है। और अगर आपसे कोई चीज दूर जा रही है, यानी रिसेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कैसी फील होगी, घटती हुई फील होगी। इसी कॉन्सेप्ट का अभी हम लोग यूज करेंगे हबल्स लॉ में, ठीक है। तो यहां पर एक बात और आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। मतलब जैसे जैसे आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
डिक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होता है, तो जैसे वेव होती है तो वेव आपको पता है दो टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, उसको हम लोग अलग से समझेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक वेव है, ठीक है। ऐसा आपने सुना होगा, मान लो कोई लहरा के बल खा के आग लगा के जा रहे हैं, ठीक है, आग तो जीवन में सबकी लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास कोई वेव है, इस वेव का अपना एक ये क्या होता है, पीकेस्ट पॉइंट होता है, ये क्रेस्ट कहलाते हैं और इन्हें ट्रफ कहते हैं, सुरंग हिंदी में, और हिंदी में इसको गर्त कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीकेस्ट पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस, पीकेस्ट पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस जो होती है इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी आयाम बोलते हैं। और दो कॉन्जिक्यूटिव जो एम्पलीट्यूड के बीच की डिस्टेंस होती है उसे वेव की लेंथ यानी वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है, यानी इस तरंग की लंबाई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे आप वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर याद रखना होगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे वो अगर कोई ऐसा मोशन कर रहा है जिसमें वो अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, अपने पाथ को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, जैसे कि अर्थ हर 365 डेज में अपने पाथ को क्या करती है, रिपीट करती है। क्लॉक के अंदर अलग अलग निडल्स होती हैं, ठीक है, तो वो जो होती हैं वो अपने पाथ को बार बार क्या करती हैं, एक फिक्स टाइम इंटरवल पर रिपीट करती हैं। तो ये सब हमारे पीरियोडिक मोशंस हैं। उसी के अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैसे समझते हैं, समझिए। एक तो मैंने बात बताई कि अपने पाथ को एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करना, ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल है उसमें अपने पाथ को वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका रेसिप्रोकल होता है, कहने का मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर वो अपने पाथ को कितनी बार रिपीट कर ले जाती है, ये क्वांटिटी कहलाती है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। मतलब जैसे मार्कर है, एक सेकंड में मान लो एक बार पाथ को रिपीट कर रहा है, अब की 2 बार, 3 बार, ठीक है, तो आप इसको जितना तेज कर दोगे उतनी ज्यादा बार ये अपने पाथ को क्या करने लगेगी, रिपीट करने लगेगी। तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ रही है। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई है, आपको वेवलेंथ भी समझ में आ गया होगा, और आपको डॉपलर इफेक्ट भी समझ में आ जाना चाहिए, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग हबल्स लॉ को जानते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पर। तो जैसा कि मैंने पीछे एक बात बताई उसको यहाँ कॉर्नर पे लिख लेते हैं। पहली बात क्या, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और डॉपलर इफेक्ट से क्या पता चला, इफ समथिंग इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रही है, यहाँ पर आप है मान लो खूबसूरत से, अरे यार ये तो बदसूरत से बन रहे थे, ये अब खूबसूरत सा बंदा हो गया अपना, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है कि आप हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी तरफ कोई चीज आ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या फील होती है कि उसकी बढ़ रही है, और ये चीज आपसे दूर जा रही है तो यहाँ पर आपको फील होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, घट रही है, और ये अपीयरेंट होता है, आभास होता है, ठीक है। तो ये हो गया डॉपलर इफेक्ट। अब हबल ने क्या बताया, क्या देखो, ये जो फिनोमिनन डॉपलर इफेक्ट का है ये सिर्फ ट्रेन के साथ ही नहीं होता, यानी साउंड सोर्स के साथ ही नहीं होता, ये किसी लाइट सोर्स के साथ भी होता है। मतलब ये डॉपलर इफेक्ट आप साउंड सोर्स के अलावा, ठीक है, लाइट सोर्सेज में भी क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और जो लाइट सोर्सेज होते हैं उनमें कैसे क्या, तो समझिए किसी भी गैलेक्सी के अंदर ढेर सारे स्टार्स होते हैं, वो स्टार्स क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, और लाइट जो है वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक्चुअल में साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है, ठीक, जबकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई नीड नहीं होती, ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। और ये सिर्फ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो लाइट हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैं कह रहा हूँ टाइप है, तो ऐसे और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये हो गया डॉपलर इफेक्ट। अब हबल ने क्या कहा, हबल ने एक स्पेसिफिक चीज होती है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, जो इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है। स्पेक्ट्रम मतलब कि आपको पता है बचपन में भी आप लोगों ने सुना होगा विबग्योर यानी रेनबो के बारे में। तो रेनबो में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, और कहते हैं 7 कलर्स दिखते हैं सेपरेट वहां पर। हालांकि आप ऑब्जर्व, कुछ के स्कैटरिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो नजर नहीं आते, आपको मेनली 5 या 4 ही कलर्स क्या होते हैं स्पेसिफिकली नजर आते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट जो है वो विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इन सब कैटेगरीज में क्या की जा सकती है, डिवाइड की जा सकती है। तो यहाँ पर लाइट के अंदर एक हमारे पास आती है विजिबल लाइट।
विजिबल लाइट यानी वो लाइट जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर मतलब देख सकते हैं विद नेकेड आइज, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, 7 कलर्स आते हैं। 7 कलर्स में कौन है, विबग्योर, क्या है, विबग्योर। एक्चुअल में विबग्योर में बोल रहा हूं, ऐसे क्यों लिख रहा हूं उर्दू जैसा, तो समझिएगा। इधर से इधर आप जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, मतलब आप रेड से वायलेट की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर ये हमारे पास होता है विजिबल लाइट का ये 7 कलर्स, और इन 7 कलर्स को आपस में जिस स्क्रीन पर या जिस जगह पर देखते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करने वाली डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। आप जाइएगा गूगल पर डालिएगा स्पेक्ट्रम, तो आपको एक पट्टी जैसी दिखेगी, एक स्ट्रिप जैसी। उस स्ट्रिप पर क्या होगा, 7 कलर्स लाइक रेड, फिर यहाँ पर क्या होगा आपको ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सभी कलर्स आपको क्या होंगे, नजर आने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हबल ने इसको यहाँ पर क्या बताया हबल्स ने वो हम समझते हैं। एक्चुअली उसको समझने से पहले आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास इतना होता है हिस्सा, इसको हम लोग रेड एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड एंड बोलते हैं। और इस वाले हिस्से को हम लोग ब्लू एंड बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, अभी इसको हम लोग हबल्स लॉ के अंदर समझ लेंगे। तो देखिए हबल ने क्या किया, हबल ने टेलीस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को स्टडी किया। और इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी को स्टडी करने पर उन्होंने क्या पाया कि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आने वाला लाइट है, या जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से लाइट आ रही है, वो लाइट रेड एंडेड लाइट है। रेड एंडेड लाइट का मतलब उसका रेड वाला हिस्सा क्या है, ज्यादा बड़ा, और ब्लू एंड वाला हिस्सा क्या है, स्मॉल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। और ब्लू एंड वाले की वेवलेंथ क्या होती है, कम, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर यहाँ पर रेड एंडेड हिस्सा ज्यादा मिल रहा है, मतलब रेड शिफ्ट ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। और फ्रीक्वेंसी किसी की कम हो तो इसका मतलब वो हमसे क्या करता है, दूर जाता है। और यही हबल्स लॉ का बेस था एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को बताने के पीछे। मतलब क्या कि रेड एंड की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम तभी होगी जब कोई चीज हमसे कहां जा रही हो, दूर जा रही हो, यानी ये गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गैलेक्सी दूर जाने का मतलब ऐसी अदर गैलेक्सीज होंगी जो उससे दूर जा रही होंगी। तो यानी यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स बढ़ रहा है। अब इस बात के पीछे एक और चीजें भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। वो ऐड करना क्या है कि सिर्फ इतना ही एनालाइज नहीं किया, हबल ने एक लॉ भी दिया। उन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारे हमसे दूर जाने वाली गैलेक्सीज हैं, इनकी वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। यानी एक गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी और तीसरी गैलेक्सी, ठीक है। तो एक गैलेक्सी यहां पर है, एक यहां पर है, तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी एग्जैक्टली उसकी वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो हमसे नजदीक गैलेक्सी है वो हमसे दूर तो जा रही है लेकिन थोड़ा स्लो, और जो हमसे दूर गैलेक्सी है वो हमसे दूर जा रही है लेकिन इसके कंपैरिजन में तेजी से जा रही है। तो यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज। तो यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और एक कांस्टेंट यहां पर लगाया गया एच नॉट, और इस एच नॉट को बोलते हैं हबल्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हबल्स कांस्टेंट। और इस हबल्स कांस्टेंट की अहमियत क्या है, जरा ये समझते हैं। आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी एग्जैक्टली इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म की जगह नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि r तो कंफर्म है कि क्या है, डिस्टेंस। तो अगर r डिस्टेंस है तो r के अपॉन में यहां पर क्या होना चाहिए था, टाइम, तभी तो वेलोसिटी कहलाता। यानी यहां जो h नॉट है उसकी वैल्यू यही हो सकती थी ना, अपॉन में टाइम, और ऊपर r है तो यानी कितना ऊपर रहा होगा टाइम के मल्टीपल में 1, क्योंकि यहां पर अगर रखी वैल्यू तो 1 इंटू टी इंटू कितना r, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू r अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है। तो यहां से h नॉट इक्वल्स टू हमें मिला है कितना, 1 अपॉन टी। यानी जो हबल्स कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम का। रेसिप्रोकल किसका होता है, टाइम का। तो यहां पर जो h नॉट है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए
शुरुआत में एच नॉट की कैलकुलेशंस के बिहाफ पर जो वैल्यू आई वो लगभग 500 किलोमीटर आई। कितनी आई? लगभग 500 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। अब ये मेगा पार्सेक क्या होता है? तो देखिए 1 मेगा पार्सेक जो होता है, ठीक है, वो होता है 32,60,000 लाइट ईयर के। कितना होता है? 32,60,000 लाइट ईयर के इक्वल होता है 1 मेगा पार्सेक। और जो एच नॉट की ओरिजिनल जो इनिशियल वैल्यू थी वो मेजर की गई 500 किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पार्सेक, पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक, ये वैल्यू हमारे पास आई। लेकिन बाद में प्रैक्टिकल्स के मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर इस वैल्यू को इग्नोर किया गया और जो नई वैल्यू यूज की गई वो आई एच नॉट इक्वल्स टू लगभग 67 किलोमीटर। कितनी आई? 67 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। तो जब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग इस फार्मूले को t इक्वल्स टू 1/h भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर h की जगह हम लोग 67 किलोमीटर पर मेगा सेकेंड पार्सेक को लिखें तो जो वैल्यू आती है वो आती है लगभग 13.789 बिलियन ईयर की। कितना? 789 बिलियन ईयर। और यही हमारे यूनिवर्स की एज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से t क्या है? टाइम। तो यानी टाइम मतलब एज बताएगा। तो h नॉट की वैल्यू को अगर यहाँ 1/h0 निकाला जाए तो वो आता है टाइम ऑफ यूनिवर्स यानी एज ऑफ यूनिवर्स, और लगभग कितना आता है? 13.789 बिलियन ईयर्स। तो यानी हम इस डेटा से, इस लॉ से ये तो कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स लगभग 14 बिलियन साल क्या है? पुराना है। तो यहाँ पर होता क्या है? ये एक थ्योरी है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स से रिलेटेड। लेकिन इसके अलावा एक और थ्योरी है जो इस बात को और ज्यादा क्या कर देती है? हेल्प करती है पॉसिबल होने में। दैट इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जी हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? एक्चुअल में इस थ्योरी को एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किया गया। मतलब ऐसे दो साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अलग थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे थे, और उसी एनालिसिस में वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर जाके पहुंच गए और जो आगे चल करके एविडेंस बन गई एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की। तो वो थ्योरी भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज क्या? कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन थ्योरी, तो बैकग्राउंड रेडिएशन थ्योरी। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि आप जानते हो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें अलग अलग वेवलेंथ के बिहाफ पर अलग अलग कुछ क्या किए गए हैं? कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं इस स्पेक्ट्रम की। सबसे पहले हमारे पास आती है क्या? रेडियो वेव्स, और इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेडियो वेव्स के बाद जो हमारे पास वेव्स आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद हम लोग लेते हैं इंफ्रारेड, ठीक है, और इंफ्रारेड के बाद हमारे पास आता है विजिबल। कौन सा? विजिबल, ठीक। और विजिबल में क्या होगा? मैंने बताया था विबग्योर। देखो आर से छोटी है, ठीक है, आर से ये क्या है? बड़ी है, इसलिए इन्हें इंफ्रारेड कहते हैं। और आगे वाली वायलेट से क्या होंगी? छोटी, तो उनको नाम दिया गया अल्ट्रावायलेट। क्या नाम दिया गया? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद हमारे पास जो आती है वो आती है एक्स रेज, देन गामा रेज। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? स्पेक्ट्रम है। इसमें वेवलेंथ क्या होती है? इधर से इधर जाने पर क्या होती है? डिक्रीज करती है। मतलब अगर इधर लगभग 10 की पावर 3 मीटर ऑर्डर की वेवलेंथ है तो इधर साइड लगभग 10 की पावर -13 मीटर ऑर्डर की, अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूं, ऑर्डर की वेवलेंथ होती है। मतलब जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम में इधर जाते हैं वेवलेंथ लगातार क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। और इसमें से हम देख सिर्फ कौन सी पाते हैं? यही वाली, बाकी हम कोई नहीं देख पाते नेकेड आई से, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि दो एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, उनमें से एक का नाम था, आपको बता दो, एर्नॉल्ड पेंजियस, और दूसरे थे रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों लोगों ने क्या किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बिहाफ पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो दो प्लैनेट्स के बीच का रीजन होता है, एक प्लैनेट दूसरा प्लैनेट, उसके बीच का जो रीजन होता है उसमें हम लोग क्या समझते हैं कि वहां पर पूरा अंधेरा है, एकदम डार्क है। लेकिन उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप की मदद से क्या बताया कि वहां पर रेडियो वेव्स मौजूद हैं। कौन सी वेव्स मौजूद हैं? रेडियो वेव्स। मगर फर्दर और ज्यादा अच्छे से उन्होंने डिस्कस किया, वहां पर जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया वहां पर क्या मौजूद है? माइक्रोवेव्स मौजूद है। क्या मौजूद है? माइक्रोवेव्स। इसलिए उस हिस्से को बोला गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। क्या बोला गया? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएगा।
लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो ये केबल टीवी वगैरह का जमाना ना नहीं था जब, तो उससे पहले जो बिग बैंग थ्योरी के टाइम जो एनर्जी, ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन जनरेट हुआ था, उसको तब नेकेड आई से भी देखा जा सकता था। ठीक है, ऐसा मानना है नासा का। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि माइक्रोवेव थ्योरी, ये उन्होंने माइक्रोवेव रेडिएशन को वहां पर ऑब्जर्व किया, और इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने पाया कि दिन पर दिन वो माइक्रोवेव रेडिएशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है। और वीक कोई चीज तभी हो रही होगी जब वो क्या कर रही होगी, ज्यादा लार्ज एरिया में फैल रही होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। तो ये भी एक प्रूफ हो सकता है किसका, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का। तो आज हम लोगों ने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरी और एविडेंसेस को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।